हेलो एवरीवन, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल रहने वाली है क्योंकि जो बच्चे आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक हम बहुत अच्छी वीडियो यहाँ पे लेके आए क्योंकि मैं मैम से मिलने यहाँ पे आया था, जिससे कि आप सभी को पता चल पाएगा कि आपको आरपीएफ की तैयारी कैसे करनी है क्योंकि मैम ऑलरेडी सेलेक्टेड है। तो जो भी अपना एक्सपीरियंस रहा है, जैसे तैयारी की है, कैसे स्ट्रेटजी क्या रही थी इनकी, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगी। तो आपके भी अगर कोई डाउट रहते हैं तो कमेंट में बता देना, हम नेक्स्ट वीडियो में भी उन्हें कवर कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले मैम के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो आपका सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पे, और थोड़ा सा अपने बारे में ऑडियंस को बता दीजिए आप। मेरा नाम अनीता है और 2018 वाली वैकेंसी में हम लोग भर्ती हुए थे। तो मैम, एज ए कांस्टेबल 2018 वाली, आपको पता है जो लास्ट वाली भर्ती निकली थी इससे पहले, उसमें सेलेक्ट हुई थी और इन्होंने ग्रुप डी से फॉर्म अप्लाई किया था। पहले ग्रुप के अकॉर्डिंग फॉर्म भरे जाते थे और आपको पता भी होगा कि ग्रुप डी की सबसे ज्यादा हाईएस्ट कट ऑफ गई थी। तो अब सबसे पहले मैम से ये जान लेते हैं कि इन्होंने तैयारी कैसे की थी और क्या मतलब तैयारी करने का जो इनका प्लान था, स्ट्रेटजी थी, वो क्या रही थी। तो आप ये बताइए कि मतलब इससे पहले भी आपने कोई एग्जामिनेशन दिया था या पहला एग्जामिनेशन था? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, पहला एग्ज़ाम तो नहीं था। मैं एमकॉम करने के बाद में बैंक की प्रिपरेशन कर रही थी। ओके। तो उस दौरान ही आरपीएफ की वैकेंसी निकली, तो मुझे तो पता भी नहीं था आरपीएफ क्या होती है। तो मुझे बताया गया कि ऐसे-ऐसे रेलवे की एक फ़ोर्स होती है अलग से जो रेलवे का काम देखती है। तो उस टाइम पे मैंने फ़ॉर्म लगाया आरपीएफ का और मेरी जो तैयारी चल रही थी बैंक की, सेम सिलेबस था वही, ओके। मैथ, रीज़निंग और जीके। उसमें इंग्लिश अलग से आता है, आरपीएफ में नहीं आता है। तो वो तैयारी कंटिन्यू उसमें चल रही थी उस बिहाफ़ पे, और उस बिहाफ़ पे ही मैंने आरपीएफ का फ़ॉर्म लगाया और उसकी फिर प्रिपरेशन करी, फिज़िकल की मेहनत करी सारा, इस ओके, मतलब तरीके से। ऐसा नहीं है कि आप डेडिकेट होके आरपीएफ की तैयारी कर हाँ, रहे थे। नहीं उस टाइम ऐसा अदर नहीं भी है। एग्जामिनेशन थे, उनकी तैयारी नहीं, चल रही थी और सब्जेक्ट सिमिलर ही थे, तो आपने उन्हीं के बेसिस पे अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखा और हाँ, उसी के अकॉर्डिंग आपका एग्जामिनेशन निकल गया। जी। तो मतलब आपने कोचिंग ली थी या सेल्फ स्टडी की थी, क्या रहा था? पहले मैंने बैंक की कोचिंग ले रखी थी, ओके। तो और जो उस टाइम जो फेज़ चल रहा था वो मेरा सेल्फ स्टडी का चल रहा था। ओके। तो उस टाइम जैसे बेसिक मेरा सारा क्लियर था, मैथ का, रीज़निंग का हम्म। सारा, बस मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत थी। तो उसी में प्रैक्टिस और फिर जीके पे स्पेशल फ़ोकस दिया क्योंकि जीके का वेटेज इसमें ज़्यादा है ओके। आरपीएफ में। तो मतलब आपने इस चीज को अच्छे से समझा कि वेटेज जिसका ज्यादा है उस पे, हाँ। तो आपको लगता है कि मतलब ऐसा कोई बच्चा, बहुत सारे पूछते हैं कि अगर एक सब्जेक्ट पे अगर फोकस नहीं है तो सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि 3 सब्जेक्ट हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि 3 हमारी मैथमेटिक्स वीक है या कोई कहता है हमारी जीके वीक है, तो क्या पॉसिबल है कि किसी का हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं है, देखो, अगर आपका जैसे मेरा प्लस पॉइंट ये था कि मेरा मैथ और रीज़निंग बहुत स्ट्रॉन्ग था। ओके। मैंने पूरे नंबर निकाले उसमें, और जीके मेरा थोड़ा वीक था, तो उसमें थोड़े कम नंबर आए, लेकिन ये है कि मैंने मैथ और रीज़निंग जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वहाँ से नंबर निकाले पूरे, और फिर जो बचा-कुचा था वो जीके से निकाल लिया। बिल्कुल, आपने देखो, ये चीज़ मैं पहले भी बोल चुका हूँ। मैथ और रीज़निंग ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप आउट ऑफ 100% लेके आ सकते हो। लेकिन जीके में आप कितनी भी तैयारी कर लो, लक बाई चांस है, अगर जो आपने पढ़ा है अगर वो आ गया तो बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे, हुँ, अदरवाइज़ नहीं कर पाओगे। तो जीके पे हमें मेहनत करनी है, लेकिन मैथ और रीज़निंग पे बहुत अच्छे से करनी है ताकि वहाँ पे आप 100% कर पाओ और वो ईज़िली आपका सिलेक्शन भी करवा सकते हैं। तो ये तीनों ही सब्जेक्ट को हमें बराबर वैल्यू देनी है, ऐसा नहीं है किसी एक को ही पढ़ें, सही है कि नहीं? हाँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रहता है कि एक सब्जेक्ट वीक है, तो मतलब किसी एक सब्जेक्ट को छोड़ के आपका काम चलने वाला नहीं है, सभी सब्जेक्ट आप और सभी को पढ़ने पड़ेंगे। 1 या 2 सब्जेक्ट से भी काम नहीं चलेगा, लेके तीनों को चलना है। बिल्कुल सही है। तो इसी तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो आप रिटन एग्जामिनेशन के साथ-साथ फिजिकल की भी तैयारी कर रहे थे या केवल पहले नहीं, एग्जाम देखो, की? जो जेन्युइन है मैं सिर्फ वो बताऊँगी। उस टाइम पे मेरा शेड्यूल ये था कि सुबह लाइब्रेरी जाना, पूरे दिन लाइब्रेरी में रहना, फिर रात को आना, तो मेरा फिज़िकल वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं था। ओके। उस टाइम पे सिर्फ स्टडी पे ध्यान था। तो एग्ज़ाम तक, फिर एग्ज़ाम का जब रिज़ल्ट आ गया, 21 मार्च को मेरा रिज़ल्ट आया था। उसके बाद मैंने फिज़िकल का थोड़ा-थोड़ा स्टार्ट करा। फिर 30 मार्च को मेरा फिज़िकल टेस्ट का डेट डल गई 12 तारीख को, हुँ। 12 अप्रैल को। सिर्फ़ मेरे पास 12 दिन थे। तो मतलब आपने एग्जाम जब तक रिजल्ट आया एग्जाम का, उससे पहले तैयारी की नहीं थी? नहीं, नॉर्मल एग्ज़ाम देने के बाद मैंने थोड़ी-थोड़ी रनिंग वगैरह नॉर्मल, एक नॉर्मल तरीके से स्टार्ट करा था। देखो, ये अच्छी बात है कि मैम का निकल गया था, लेकिन आप ऐसा मत समझ मेहनत लेना करनी है। कि पहले से ही केवल रिटन एग्जामिनेशन पे ही फोकस करो, फिजिकल ना करो। फिजिकल में बहुत ज्यादा बच्चे फेल भी होते हैं, आपको हाँ, पता है, पूरा की पूरा बैच लेकिन खाली वो है निकल ना, जाता है। गाँव का बैकग्राउंड था, हम्म। तो पहले से फिज़िकल ठीक हाँ, था। स्ट्रांग था हाँ, आपका। हाँ।
हाँ, वो लेकिन प्लस पॉइंट था। हाँ, लेकिन आपको ध्यान देके चलना है सारी चीज़ों पे, क्योंकि एक फेज़ से तो सिलेक्शन होने वाला है नहीं। जो भी फेजेज़ हैं वो सभी आपको क्वालीफाई करने पड़ेंगे। देखो बुक्स की भी बहुत बच्चे पूछते हैं कि कौन-सी बुक हम पढ़ सकते हैं। तो एक बार मैम से बुक के बारे में भी पूछ लेते हैं, क्योंकि बुक के बारे में बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि कौन-सी बुक बेस्ट रहेगी। तो एक बार आप बुक के बारे में बता दीजिएगा, आपने कौन-सी बुक यूज़ की थी, कौन-सी से पढ़ाई की थी? देखो बुक का ऐसा है कि जिस टाइप अलग अलग टाइप की बुक आती है, जो लैंग्वेज आपको समझ में आती है, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, आप वो बुक प्रेफर कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी किरण पब्लिकेशन ओके, सबसे बेस्ट, जो मैंने अपने वीडियो में भी बताई है। किरण पब्लिकेशन के चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज दिए आता है होते उसमें, हाँ। हैं, पेपर तो वाइज़ जो उसमें होते हैं। आप पहले अपना जो भी टॉपिक उठाओ कि किस टॉपिक को आपको तैयारी करनी है, उसको क्लियर करो, फिर उसकी प्रैक्टिस सेट में निकाल सकते हो। तो इस तरह से किरण पब्लिकेशन की तीनों की बुक आती है, तो आपके मैथ टाइम की। पे भी आती थी वो, जी आपने हाँ। उसी से तैयारी की थी? जी। चलो, तो यहाँ पे देखो बुक का भी, और बुक के लिए मेन चीज़ ये है कि आप बुक की लैंग्वेज समझो। किसी बच्चे को किसी पब्लिकेशन की समझ में आती है, किसी को किसी की। हम आपको बढ़िया बुक सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको भी देखना पड़ेगा कि आपको किससे समझ में आ रहा है। मेन मोटो है सिलेक्शन। सिलेक्शन कैसे हो रहा है वो आपको देखना है, और उसी तरीके से आपको स्टडी करनी है। और इस बार मुझे लगता है कॉम्पिटिशन भी अच्छा खासा रहेगा। इस बार कंपटीशन अच्छा खासा है, क्योंकि जब हमारी वैकेंसी आई थी तो बहुत से लोगों को पता नहीं था हुँ, आरपीएफ होती क्या है। हुँ। अब सब जागरूक है, सबको पता है आरपीएफ क्या है, कितनी वैकेंसी निकली है और कंपटीशन इवन अब बहुत तो है। फॉर्म आने से पहले ही लोगों को पता था पहले कि से कब वैकेंसी इंतजार आने था, वाली है। बहुत बहुत लोगों को इंतजार था। और इस बार वैकेंसी भी लगभग आधी से भी कम है। हाँ, वैकेंसी कम है। तो देखो नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म भी आप सभी को पता है, साथ ही में यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी आधी है, और कंपटीशन का लेवल आपको पता ही है कि बच्चे एडवांस लेवल से। हाँ, आपके टाइम में तो मुझे लग रहा है 4 साल पहले कोई इतना ऑनलाइन पे ध्यान भी नहीं देता था ऑनलाइन शायद। पे इतना ध्यान नहीं था उस टाइम पे। तो अभी हर कुछ बच्चे के पास मोबाइल है, तैयारी कर हाँ, रहे हैं। कुछ-कुछ चैनल्स थे जिनकी हमने भी मदद ली थी। बाकी आजकल तो आपको ऑनलाइन भी सारा मटेरियल उपलब्ध मिल जाएगा और ऑफलाइन भी मिल जाएगा सारा। तो आपके कुछ ऐसे सजेशंस हैं जो बच्चों को आप देना चाहें, जिससे कि उन्हें हेल्प मिले, अपना जो भी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है उसके बेसिस पे, कि ये चीज़ें आपको ज़्यादा ध्यान में रख के चलनी है? देखो, एग्ज़ाम का ये है, सबसे पहली चीज़ है पॉज़िटिविटी। आपको पॉज़िटिव होके चलना है कि मुझे सिलेक्शन लेना है। दूसरी बात, आपको एक अपना शेड्यूल बनाना होगा कि इस अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी है। कितना टाइम आपको किस सब्जेक्ट को देना है और कितना टाइम आपको साथ में फिज़िकल को भी देते रहना है। क्योंकि एग्ज़ाम के जस्ट बाद कभी भी फिज़िकल डेट डल सकती है, तो बिल्कुल पहले से सही बात है। प्रिपरेशन करनी अपन को ज़रूरी है। तो मोटिवेट होके पूरा ने पॉज़िटिविटी के साथ में आप तैयारी कीजिए। बहुत सारे बच्चे रहते हैं कि स्टार्टिंग में फॉर्म तो अप्लाई कर देते हैं, जोश-जोश लेकिन में। हाँ, बाद में फिर इतने ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, उन्हें हाँ। लगता है निकलेगा, नहीं निकलेगा, और वो वहीं पे फिर आगे फाइट ही नहीं कर पाते। तो वही वाली बात है, आप शुरुआत करो सबसे पहले अपना एक बार। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है सिलेबस भी नहीं देखते हैं कि हाँ। कौन-कौन से टॉपिक आ रहे हैं। मैथ में बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो कि हुँ। आरपीएफ में नहीं आते हैं। अरिथमेटिक का तो वेटेज हाँ, रहता है इसमें। तो आप एक बार सिलेबस ज़रूर देख लेना, ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन में आपका दिया हुआ है कि कौन-कौन से टॉपिक हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करो, और वो सारी चीज़ें जो आपके लिए नेसेसरी हैं, उन्हें अपने शेड्यूल में ऐड करो, और उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ो, जिससे कि आप सभी की ये जो चीज़ें हैं, ईज़ी तरीके से क्रैक हो पाएँ और आपका सिलेक्शन हो पाए। तो मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि इन्होंने अपना बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम यहाँ पे दिया, और आप सभी को कुछ गाइडेंस दी। तो आगे मिलते हैं, और साथ ही में मैं आप सभी को बता दूँ कि मैम अपने इंस्टाग्राम पे बहुत सारी गाइडेंस टिप्स वगैरह आप सभी के साथ शेयर करते रहते हैं। तो वहाँ पे आप मैम को जाके फॉलो कर लेना, और मैम की जो आईडी है कॉप अनीता जाट के नाम से इनकी आईडी है इंस्टाग्राम पे। तो वहाँ पे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिल जाएँगी, क्योंकि वहाँ पे आपको स्टडी से रिलेटेड काफ़ी कुछ मिल जाएगा, और स्पेशली आरपीएफ से रिलेटेड तो मिल ही जाएगा, क्योंकि मैम ऑलरेडी आरपीएफ में हैं, तो हुँ। इन्हें पूरा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का कि क्या-क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको टिप्स मिलती रहती हैं, फॉलो कर लेना। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।